हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, दैट इज़ रेप्लिकेशन। देखिए, ध्यान रखिए, इससे पहले हमने जितनी भी डिस्कवरीज थी, कैसे डीएनए मटेरियल सर्च हुआ, उन सब के बारे में डिटेल में बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन। ओके, आज की डेट में हमें मालूम है कि रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि एक पेरेंट स्टैंड होता है और एक नया स्टैंड होता है। बट ये चीज़ पता कैसे चली कि रेप्लिकेशन का तरीका क्या है, क्या मोड है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो क्या बोल रहे हैं, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए to quote the original statement that it is follow. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for genetic material. Watson and Crick ने बताया. The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and newly synthesized strand. दिस स्कीम वॉज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, ये आज की डेट में बोल रहा है कि देखिए, ये जो डीएनए है, ये सेपरेट हुए दोनों ही कैसे एक्ट कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। और इसका ही सॉरी ये यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये सेपरेट हुए, टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इनका रिस्पेक्टिव डीएनए सिंथेसाइज हुआ। और इसमें क्या हुआ, एक तो पेरेंट आया, पेरेंट का स्ट्रैंड है, और दूसरा क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बट अब ये कैसे पता चला कि ऐसे ही कंजर्वेटिव होता है या फिर इस तरह का ही रेप्लिकेशन होता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ बात कर लेते हैं। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली. It was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plant and human cell. किसने डिस्कवर किया, मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। ओके, ध्यान रखना, इन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, दैट वाज गिवन इन 1958। क्या करा उन्होंने, दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। ओके, सबसे पहले तो ध्यान रखिए NH4Cl क्यों दिया, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए। पता है ना, नाइट्रोजन बेस है, वहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम इसको एक नाइट्रोजन का सोर्स दे। तो इन्होंने नाइट्रोजन दिया, NH4Cl दिया, बट इसमें नाइट्रोजन कैसा दिया, 15 वाला दिया, नाइट्रोजन 15 वाला। इट इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन. The result was that N15 was incorporated into the new synthesized DNA, है ना। जब क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन होगा, नए डीएनए बनेंगे, तो सब में जो भी नाइट्रोजन सोर्स आएगा वो कौन सा वाला आएगा, N15 वाला आएगा, और वो ही सारा इनकॉर्पोरेट होता जाएगा, as well as other nitrogen containing compound. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride. ये याद रखना, किस में सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के स्टैंडर्ड में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। प्लीज नोट दैट N50 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटी। ध्यान रखिए, रेडियो एक्टिव की बात नहीं करें, आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा हैवी है। तो नॉर्मली जो जा रहा था वो N14 जा रहा था, है ना, N14 था, बट अब हमने दे दिया N15, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इस डीएनए की, जिसकी वजह से जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट में ये थोड़े से डेंस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद अ नॉर्मल N14Cl, ठीक है ना, NH4Cl, जिसमें N14 था, नॉर्मल था, and took the sample at various definite time interval as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as a double stranded helices. The various samples were separated independently on CHCl gradient to measure the density of DNA. तो देखिए, अब बात करते हैं, शुरू में हमने क्या किया, हमने डीएनए लिया N15 वाला, हमने ग्रो कराया, बहुत टाइम तक ग्रो कराया, तो N15 इनकॉर्पोरेट हो गया पूरे डीएनए में। इस डीएनए को हमने जब देखा डेंसिटी ग्रेडियंट में, तो इस ग्रेडियंट पे हमें कहाँ मिला, N15 दोनों स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड देखिए, रेड से दिखा रखा है, यानी N15, ये यहाँ पे कहीं हमें इसकी ग्रेडियंट मिला, ठीक है ना, बिकॉज ये हैवी था। फिर हमने इसको रेप्लिकेट करने दिया, बिकॉज ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन टाइम है वो 20 मिनट है, तो हमने सिर्फ 20 मिनट के लिए इसको छोड़ा। 20 मिनट होने पे क्या करेगा, ये एक बार रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि एक बार अपना नया डीएनए बनाएगा, है ना।
अब उसको सोर्स क्या दिया गया, इसको सोर्स दिया NH4Cl14 वाला, है ना। अब इसको ये सोर्स दिया गया, तो इसने N14 का एक एक स्ट्रैंड दोनों में आ गया एज पर सेमी कंजर्वेटिव। हमें पता है कि एक पेरेंटल होता है और एक नया सिंथेसाइज होता है। तो देखिए N14 आ गया दोनों में। जब इसका डेंसिटी ग्रेडियंट किया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला दिस वन। ओके, चलिए अब इससे पहले एक बार ध्यान रखिए, एक्चुअली बहुत सारी थियरीज दी गई थी कि सी ये पेरेंटल, अच्छा ठीक है मैं इसको रेड से दिखाती हूँ, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है। ओके, नाउ ये तीन तरह से कर सकता है डिवाइड, या हम दो तरह की बात करते हैं, एक है कंजर्वेटिव और एक है सेमी कंजर्वेटिव। ओके, पहले क्या सोचा गया कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट होके क्या करेंगे अपना अपना न्यू डीएनए सिंथेसाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो पेरेंटल है वो वापस से वाइंड अप हो जाएंगे और जो न्यू स्ट्रैंड है वो नया बन जाएगा। इट इज़ टोटली न्यू, है ना। सो दिस इज कंजर्वेटिव कि पूरी इंफॉर्मेशन कंजर्व है, समझे। बट सेमी कंजर्वेटिव बोल रहा है कि एक तो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और दूसरा न्यू बनता है। तो इन्फॉर्मेशन एक न्यू आ गई, एक स्टैंड न्यू आ गया, एक स्टैंड ओल्ड है, इसलिए इसको बोल दिया सेमी, मतलब पूरी तरह से कंजर्वेटिव नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पे ये फुली कंजर्वेटिव है। तो दो तरीका सोचा गया। नाउ देखिए अब वापस आइए यहाँ पे अगर मान के चलते ये वाला कंजर्वेटिव वाला, तो एक स्टैंड हमें N15 वाला मिलना चाहिए था और एक हमें N14 वाला मिलना चाहिए था। यानी हमें दो बैंड मिलते, एक तो N15 वाला कहीं मिलते और एक हमें N14 वाला मिलना चाहिए था। एक्सपेक्टेड वॉज दिस वन, बट ऐसा नहीं मिला। हमें मिला इन दोनों के बीच में कहीं N14-15 का, क्योंकि ये फॉलो कर रहे थे सेमी कंजर्वेटिव जिसमें एक स्टैंड N15 का है, एक N14 का है, एंड दैट्स वाई वी गॉट दिस मिडिल वन। ठीक है, चलिए इसको और फर्दर टेस्टिंग किया गया। उसको और फर्दर 40 मिनट्स नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये 40 मिनट्स काउंट कर रहा है स्टार्टिंग से। मैं इसको बोल रही हूँ कि फर्दर और एक बार 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ा गया। 20 मिनट्स में क्या होंगे, ये सारे स्टैंड सेपरेट होंगे। चलिए मैं अब इन स्टैंड्स को सेपरेट अगर करूँ, है ना, तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। ये देखिए ये रेड वाला सेपरेट हो गया, मैं पहले इसकी बात कर रही हूँ। ये ग्रीन वाला सेपरेट हो गया, ठीक है। अगेन इसमें बात करते हैं नीचे वाले में, ये रेड वाला सेपरेट हो गया और ये ग्रीन वाला सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड ग्रीन से शो कर रहे हैं, N14 जो है वो ग्रीन से शो कर रहे हैं। तो अब वापस ये N14 लेगा, तो ये N14 एंड N14, है ना। यही हमें देखिए चार हमें स्ट्रैंड मिल गए, डिड यू गेट इट, ठीक है। जिसमें एक तो दो तो टोटली N14 वाले मिले एंड दो N14 एंड N15। जब इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट किया गया तो इट वाज फाउंड कि एक बैंड कंप्लीटली N14 वाले में, मतलब एक जगह N14 मिला और एक जगह स्टिल हाइब्रिड मिला। सो ऑन दैट होल रिजल्ट ऑब्जर्वेशन क्या बोला गया, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divide in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density. DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation, was composed of equal amount of this hybrid DNA and light DNA, है ना। N14-14 N14-15 वाला मिला। If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion? और इसके डिफरेंट हम proportion बना सकते हैं, ठीक है। So इसके बेसिस पे हमको क्या पता चला, we got to know that DNA replication is a semi-conservative mode of replication. Very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Visia faba. याद रखना भाई क्वेश्चन, और किससे, रेडियो एक्टिव थायमिडिन यूज करके, ओके, बाय टेलर एंड इट्स कॉलीग, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। इसके थ्रू भी इसको प्रूव किया गया, बट फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं दैट मीजल्स-स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। डिड यू गेट इट। चलिए अब देखते हैं कि रेप्लिकेशन होता कैसे है। अब क्या क्या मशीनरी की ज़रूरत है। In living cell such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzyme.
द मेन एंजाइम इज रेफर टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर मैं यहाँ 1 बाय लिखती जाऊँ तो देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या, एक ऐसी साइट चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको भी नहीं पता कहाँ से शुरू करना है। इट ऑल्सो नीड अ स्टार्ट साइट जहाँ से इसको शुरू करना है। सो वी नीड दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, यही डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा। हाँ चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। Since it is use a DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleic acid. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. E. coli that has only 4.6 to 10 to power 6 base pair, okay, and human diploid container 6.6 to 10 to power 9 base pair, completes the process of replication within 18 minutes. That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. इतना fast है. Not only do these polymerase have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy, है ना, उनको high degree of accuracy के साथ करना पड़ेगा. Any mistake during replication would result into mutation, है ना, mutation cause हो सकता है, error cause हो सकती है. Furthermore, energetically, application is a very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purpose. In addition to acting as a substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphate in a deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphate, same as in case of ATP, है ना। तो दो आएंगे phosphate उनके पास में होंगे, उनमें हाई एनर्जी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल एक डीएनए स्ट्रैंड से ही न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. Many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strand of DNA cannot be separated in its entire length, एक बार में पूरा DNA separate नहीं होता है replication के लिए, due to very high energy requirement, the replication occurs within a small opening of DNA helix, referred to as replication fork, है ना। तो जहाँ पे open होता है उसको आप बोल देते हैं replication fork. The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. ये याद रखना, whether it's a replication, transcription, translation, हर चीज़ 5 to 3 prime में ही run होगी. This creates some additional complication at the replication fork. Consequently, on one strand, the template with polarity 3 to 5 prime, the replication is continuous. While on other, the template with polarity 5 to 3 prime, it is discontinuous, क्योंकि 5 to 3 के अगेंस्ट में अगर वो सिंथेसाइज करेगा तो 3 to 5 जाएगा. अभी मैं बताती हूँ उसको डायग्राम के थ्रू. The continuously synthesizing fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. The DNA polymerase on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place. There is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such region are termed as origin of replication, as I told you, है ना, एक साइट चाहिए. It is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during DNA replication procedure, recombinant DNA procedure, required a vector. The vector provides the origin of replication. Actually vector जो है ना वो हमें क्यों ज़रूरत होती है, जब हम हम बात करेंगे जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करेंगे मैं उसके बारे में तब वहाँ पे बताऊँगी कि जो वैक्टर है इनको एक इनके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है जो हेल्प करता है किसी भी फॉरेन डीएनए को ग्रो करने में. तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको हम बात करेंगे बायोटेक में. Further, not every detail of replication is understood well. In eukaryote, replication of DNA takes place at as phase of cell cycle. We know it very well. The replication of DNA and the cell division cycle should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results in polyploidy. अगर सही से replication नहीं हुआ तो क्रोमोसोम नंबर पॉलीप्लॉइडी हो सकता है. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट चैप्टर में हमने इसकी बात करी थी, है ना. यू मे लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइट इन हायर क्लासेस. ओके चलिए ये तो हमने बात कर ली. और यहाँ पे देखिए एक डीएनए का स्ट्रैंड इन्होंने दिखाया, बट मैं आपको ये अलग से बताने वाली हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ओके चलिए तो मैं अब आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन समझाने वाली हूँ एग्जैक्टली कैसे हो रहा है डीएनए. ओके
तो देखिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, राइट। नाउ अब इसको सेपरेट होना है, तो सपोज दिस इज द साइड, है ना, तो मैं इसको ना टेढ़ा कर लेती हूँ लाइक दिस। ओके, तो सपोज दिस इज सेपरेटिंग लाइक दिस। दिस इज 3', सॉरी इसको हम करते हैं, ये 3' करते हैं, ये 5' करते हैं, 5'। गॉट इट। ओके, तो देखिए ये एक ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या चाहिए, ORI चाहिए, मैंने अभी बताया, है ना। ORI साइट पे क्या होता है, यहाँ के जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ब्रेक हो जाएंगे, नहीं भाई, अपने आप से तो ब्रेक नहीं होंगे। यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाता है। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, स्ट्रैंड सेपरेट होते जा रहे हैं। तो यानी कि दूसरा हमें क्या चाहिए, ये एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकेस, क्या करता है, इट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दिस इज हेलिकेस। ओके, अब ध्यान रखना, बिकॉज ये इस तरह से हटेंगे तो क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बनना है, ये स्ट्रैंड वापस से वाइंड हो सकते हैं। तो हमें प्रोटेक्ट करना है कि इसकी वाइंडिंग वापस से बंद हो जाए, मतलब ये ना हो, बिकॉज ऐसे वाइंड हो जाएंगे तो रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल आते हैं जिसको हम बोलते हैं SSBP। क्या है नाम, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, है ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्रोटीन, ये प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और उसको फर्दर रिकॉइल नहीं होने देंगे, रिवाइंड नहीं होने देंगे। ओके, अब क्या होगा ना, देखो ऐसे आप समझो कि दो रोप है ना, एक दोनों के एंड बंधे हुए हैं। अब बीच में से मैं ऐसे निकालती जाऊंगी तो आगे की जगह क्या होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा और ज़्यादा उसमें बल आ जाएंगे, है ना, तो वो तो डीएनए ब्रेक हो सकता है पूरा। तो यानी कि आगे यहाँ पे टेंशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम होता है, क्या है, टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, इस रोप में कट लगाता है और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वापस जोड़ देता है। समझे मेरे पॉइंट को भाई, अगर हम ऐसे ओपन करेंगे थ्रेड को, रस्सी को, रोप को, तो आगे में और ज़्यादा बल क्रिएट हो गए, है ना। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें ये टोपोआइसोमरेज आएगा, कट लगाएगा और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और वापस जोड़ देगा, सारा टेंशन रिलीज हो जाएगा। डिड यू गेट इट। तो टोपोआइसोमरेज, ठीक है, ये आया। अब आएगा क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज आया, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। बट द थिंग इज व्हाट, डीएनए पॉलीमरेज कहेगा कि भाई मैं ऐसे कैसे शुरू कर दूं, तो मुझे कोई तो थोड़ा सा एक 3' OH एंड दो, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को तो क्या चाहिए, 3' OH एंड चाहिए, रिक्वायर्ड है ये, है ना, इसको पहले से चाहिए। और ये तो क्या करेगा, लाता जाएगा न्यूक्लियोटाइड को और 3' OH पे बाइंड करता जाएगा, उसको ऑलरेडी एक 3' OH एंड फ्री चाहिए। अब वो फ्री चाहने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और छोटा सा आरएनए सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए प्राइमेज, ये क्या करेगा, प्राइमर सिंथेसाइज करेगा। ये प्राइमर अराउंड 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है, ओके, जिसको वो सिंथेसाइज कर देगा और यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देगा 3' OH। डिड यू गेट इट, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लाता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स और ये सिंथेसाइज होते जाएंगे। तो ये 5' है और यहाँ से सिंथेसिस होता चला जाएगा एंड सो ऑन। ये स्टैंड ओपन होते जा रहे हैं, ये आगे सिंथेसिस चलता जा रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंथेसिस करता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया से हो गया। बट द थिंग इज वॉट, इसको मैं ना दूसरे कलर से शो कर देती हूँ। दिस इज आरएनए प्राइमर, दिस इज प्राइमर। अब आ जाते हैं दूसरे स्टैंड की तरफ। अब दूसरे स्टैंड में देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 3' है, एक मिनट सॉरी, ओके, ये है 5' और ये है 3'। अगर मैं बात करूँ ना, ये 5' एंड है 3'। अब सिंथेसिस होगा वो इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला कि रेप्लिकेशन हमेशा 5:3 में चलता है, तो सिंथेसिस ऐसे होना पड़ेगा, है ना, ऐसे सिंथेसिस होना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब प्रॉब्लम क्या है ना, डीएनए एक बार में तो पूरा ओपन नहीं है, जितना ओपन है उसका ये सिंथेसिस कर देगा, फिर ऊपर ओपन होगा, फिर सिंथेसिस करेगा, यानी कि क्या, टुकड़ों में बनेगा दूसरे स्टैंड में। यहाँ तो क्या है, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ओपन होता जा रहा है, सिंथेसिस करता जा रहा है। वहाँ पे स्टार्ट ही उसको क्या करना है, जितना उसको ओपन मिलेगा वहाँ से ही तो शुरू कर पाएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे होती है कि ये छोटे 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 फ्रेगमेंट्स में रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है स्टैंड को, जितना जितना बनता जाएगा उतना उतना सिंथेसाइज करता जाएगा, यानी कि सिंथेसाइज तो 5' to 3' में करेगा, बट छोटे छोटे फ्रैगमेंट, क्यों, क्योंकि जितना ओपन हो रहा है वो उतना ही सिंथेसिस करेगा, समझे। और ये क्या हो गया, वही वापस हमारा आरएनए प्राइमर, हर बार आरएनए प्राइमर चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। और ध्यान रखिए, इस लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, क्या फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाद में ज्वाइन कर दिया जाता है एक और एंजाइम के साथ, दैट इज डीएनए लाइगेज। ये लाइगेज क्या करता है, इनको वापस से ज्वाइन कर देता है और एक कंटीन्यूअस स्टैंड बन जाता है, ओके। द स्टैंड विच पार्टिसिपेटिंग, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट, टेम्पलेट स्टैंड, है ना, जो पेरेंट स्टैंड होता है। लीडिंग, लैगिंग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए और उनको ज्वाइन कर दिया। तो समझ में आया डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। अब देखिए, मैंने इसी को ही मैंने उठा के इस तरह से कर दिया, वही सेम बात हो गई, है ना, जो बुक में दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है, इट इज़ लाइक दिस, और उसके बाद ये, है ना, और फिर यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है, ये 3' है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है 5' में, ये 5' है, तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है लाइक दिस, ओके, एज यू कैन सी इन योर बुक, दिस वन, ओके। सो ये स्टैंड है कंटिन्यूस, दिस इज डिसकंटिन्यूस स्टैंड। तो यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस, ओके। समझ में आई बात, हाँ, क्लियर है कैसे सिंथेसिस हो रहा है। तो प्लीज़ इसको एकदम अच्छे से समझना, ये सारे चाहिए हमको, वो बना रहे हैं, बाद में ये प्राइमर भी यहाँ से रिमूव होता है और ये वापस सिंथेसाइज होता है, ओके। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसको वापस से लेती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया, ओके, ठीक है। टिल देन आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है और समझना है। कोई भी डाउट आता है तो आई एम देयर फॉर यू, ओके। चलिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।